बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आज हम खूबसूरत शहर इस्लामाबाद में मौजूद हैं और एक ऐसी पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ कि जिनसे मिलने के लिए आपने तो क्या मैंने बड़ा सफ़र किया है। इस प्रोग्राम को जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे अरे सादिया के तो कपड़े बदले चले जा रहे हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है। एक दिन पहले मैं खूब सवाबी घूमी, खूब मैंने इनके इलाके में घूम घूम के इनकी चीज़ों को देखा कि इन्होंने कितना काम किया है अपने इलाके के अंदर, कितनी यूनिवर्सिटीज़, कितनी ऐसी चीज़ें जो आंखें आपकी खीरा हो जाती हैं। आप यकीन माने एक ऐसा स्टेडियम में देखकर आ रही हूँ कि मुझे लग रहा था कि मैं स्विट्ज़रलैंड में बैठी हूँ, सीरियसली। लेकिन ये सब कुछ आप देखेंगे। वो और बात है कि थोड़े मेरे पाँव दुखे, मुझे थकन हुई और आज सुबह 8 बजे उठने में दोबारा हुई, लेकिन यकीन मानिए ये सारी थकन, ये सारी चीज़ें एक साइड पे, ये प्रोग्राम एक साइड पे। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जब अगर मैं सवाबी गई हूँ, बहुत ही क्लियर है जी। पहले रहे स्पीकर सूबाई असेंबली और अब हैं स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब। तो आज हम उनसे आपको मिलवाएंगे और आप ज़रूर देखिएगा कि जब ये स्पीकर सूबाई असेंबली थे तो इन्होंने अपने इलाके में कितना काम किया। लेकिन यहाँ एक बात शर्त है कि आप ऐवान बाला तक तब पहुँचते हैं जब आप निचली सतह से अपने इलाके के लिए काम करना होगा। काम करेंगे तभी वोट मिलेगा। तो आइए आज मिलते हैं ओनी के एक बेहतरीन खिलाड़ी से, असद कैसर साहब से। आइए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। शुक्र है आप जो है ना दूसरी दफ़ा मुलाकात हुई आपसे। सर ये आप ये उसमें तो नहीं कह रहे कि एक दफ़ा हुई फिर अब दोबारा हुई, मुझे शैतान तो नहीं कहना चाहते? नहीं मतलब मैं इनको पूछ लूँ, आजकल हालात अलग अलग चलते हैं। कुछ लोग सवार भी हो जाते हैं सर। मैं सवार तो नहीं हुई ना आप? नहीं। और आप ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले मुझे अपने ये जो स्टाफ है इनका ज़रूर तारीफ करवा दें। ये हमारे साथ जो हमारा मीडिया डायरेक्टर हैं मोहसिन साहब। मोहसिन साहब, हम बहुत माजरत चाहते हैं कि हमने आपके, मैंने बाकायदा आपकी दही बना दी सर की और आप कह रहे होंगे कहाँ फंस गया मैं इस शो को लेके। कोई ऐसा इशू नहीं है, हमारा काम है आपको लोगों को फैसिलिटेट करना। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। जी सर। एहसन अब्बास, डायरेक्टर प्रोटोकॉल हूँ मैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आप सबका। मुश्ताक अहमद जी, डायरेक्टर टू स्पीकर। सईद अहमद मेतला, सेक्रेटरी टू स्पीकर। ये बताइए कि मुख्तलिफ अदबार में स्पीकर्स बदलते रहते हैं, आप लोग वहीं के वहीं रहते हैं या आप लोग उन स्पीकर्स के साथ बदल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी असेंबली के जो स्टाफ है वो परमानेंट है, तो उसमें बाज़ औक़ात कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। उनके जो स्पीकर साहब आते हैं तो वो फिर उसके मुताबिक तो चेंज करते हैं। स्टाफ वही रहता है। स्टाफ वही रहता है। पूरे 100 दिन भी नहीं हुए, ठीक है, इनको हटा के अब तक का आप लोगों की लाइफ का जो कहते हैं ना बेस्ट एक्सपीरियंस किस स्पीकर के साथ रहा जिन्होंने बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स ना दिखाए हों? हर एक स्पीकर की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी पर्सनालिटी में, उनके पॉलिटिकल विजन में और उनकी जो उन्होंने एज ए पॉलिटिकल वर्कर काम किया होता है, तो हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है। सही। आप सबका यही जो सियासी सा जवाब है, ये सियासी जवाब ही आना था। सर आज यहाँ तो ये वाला इशू नहीं है ना कि मैं अब यहाँ बैठ नहीं सकता वरना इजलास से स्टार्ट हो जाएगा। बस ये तो ऑफिस साइड है, घर में है छोटा सा, यहाँ ये ऑफिस होता है और यहाँ मीटिंग रूम भी है और यहाँ जब कोई डेलीगेशन आ जाता है तो सामने हॉल भी है असेंबली का, हम अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों से बहुत सारी जगहें खाली करवाना बड़ा मुश्किल हो गया। मतलब मौलाना साहब ने तो कहा कि मैं नहीं जाना, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मिनिस्टर हाउस मुझे कभी खाली भी करना पड़ेगा। बड़ा टफ टाइम देखने को मिला स्टार्ट में ही। ये वाली चीज़ें इनको किस तरह हैंडल आपकी पूरी पार्टी कर रही है? एक तो एज ए स्पीकर मेरा तो उसके साथ ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट पता तो चलती रहती वो गवर्नमेंट डील करता है। हाँ। और चूंकि मैं स्पीकर हूँ तो मेरा अपना अलग एक किरदार है और मेरा अपना एक इंडिपेंडेंट। सूबाई असेंबली की जब आप स्पीकर थे तो केपीके की एक तहम्मुल मिजाजी भी थी और एक आपका अपने इलाका भी था, आपके अपने लोग भी थे। वहाँ से कौमी असेंबली तक का सफ़र,
इसमें अब आपको क्या डिफरेंस फील होता है? क्योंकि यहाँ तो बदतमीजियाँ भी हैं, पढ़े लिखे लोगों को हमने जाहिल होते हुए भी देखा है, यहाँ बात भी नहीं एक दूसरे की सुनते, तो बहुत सारे एहतजाज भी हमने स्टार्ट में देख लिए। तो क्या आपको लगता है कि किस तरह इनको हैंडल कर पाएंगे, लगामें डल जाएंगी? देखिए, बिल्कुल ये फिक्र के लिए बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है, और हमारे KPK का तो एक अलग मिजाज है जी। वहाँ तो हम मतलब एक रवायती जो हमारा ट्रेडिशनल वो होता है, मतलब रिस्पेक्ट का और एक दूसरे को बहुत स्पेस देने का, यहाँ थोड़ा इशू है कि मतलब इतना वो नहीं मिलती। लेकिन फिर भी जो अभी मैंने कुछ दिन गुजारे हैं, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा, तो मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई सीरियस इशू नहीं है नज़र आ रही, क्योंकि मैंने तकरीबन तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ को जो है ऑन बोर्ड किया हुआ है, और एक उनकी पॉलिटिकल अपनी इश्यूज़ होते हैं या पॉलिटिकल उनकी मजबूरियाँ होती हैं, कुछ बात उसने करना होता है, तो वो तो उसका हक है, वो करे बिल्कुल। मेरा सिर्फ इससे रिक्वेस्ट होगा कि पॉलिटिक्स भी करे, एहतजाज भी करे, जो भी करे, लेकिन पार्लियामेंट का डेकोरम है उसका ख्याल रखें, क्योंकि वो उससे अगर पार्लियामेंट जो है ना कमज़ोर होती है तो पूरा निज़ाम कमज़ोर होता है। ऐसा होता है जब इजलास ख़त्म होता है तो फिर आपकी मुलाकात इन लोगों से वैसे भी होती है मतलब हटने के बाद उस सीट से जब आप उतर जाते हैं और इजलास ख़त्म होता है तो पर्सनली मुलाकात होती है, तो फिर आप प्यार से समझाते हैं कि ये ना ही करते तो अच्छा था, ज़्यादा बेहतर आवाज़ चली जाती, ज़्यादा बेहतर लोग आपकी बात सुनते? हाँ, हम तो आपस में डिस्कस करते हैं, मशावरत भी करते हैं, और फिर गपशप भी होती है। मतलब अच्छा है, मैं जितना मुझे उस लेवल पे नहीं है, तो जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं वो भी समझते हैं, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को भी जानते हैं, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं अभी जो कौमी इश्यूज़ हैं, यानी इकॉनमी सबसे बड़ा हमारा ये चैलेंज है, इकॉनमी पर पूरा डिबेट करवाऊँ। वाटर हमारे लिए पानी का बहुत बड़ा सीरियस मसला है, पानी पे हम डिबेट कर लें, और इसके साथ फॉरेन पॉलिसी, यानी ऐसे बड़े बड़े जो कौमी इश्यूज़ हैं जिस पे सबका इत्तेफाक होना चाहिए, यकजा। तो उस पर मैं डिबेट भी करना चाहता हूँ, इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें हम प्रोफेशनल इनपुट भी ले लें, मुख्तलिफ जो हमारे बाहर के प्रोफेशनल्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको भी हम आरा ले लें, ताकि गवर्नमेंट को हम सही मानों में एक पॉलिसी में हेल्प कर सकें। आपने मेरे ख्याल जब से सियासत संभाली और मैंने जब से होश संभाला, तो मैंने तो मेरी ज़िंदगी की ये पहली असम्बली है जिसमें जरदारी साहब को भी मैंने बैठे हुए देखा, बिलावल भुट्टो को भी देखा, इधर शहबाज शरीफ साहब को भी देखा। अगर नवाज शरीफ साहब होते तो यकीनन वो भी यहाँ होते, लेकिन वो एक अलग है। तो ये पहली दफ़ा दो बड़ी जमातें जो हैं अपोजिशन में आके बैठी हैं और इत्तेहाद होके नहीं दे रहे इनका आपस में किसी तरह, किसी न किसी पे इनके आपस में इशू होते। ये दो बड़ी जमातों का सामने बैठना अपोजिशन वाले बेंच पे, एक तो ये कभी मेरे ख्याल कोई पाकिस्तानी नहीं सोच सकता था। पहले तो ये इस रिवायत को तोड़ा गया, उस रिवायत को तोड़ने से एक फ़ायदा जो हुआ कि अब आपको मेरा ख्याल है कि हाउस की जो अटेंडेंस है वो तो फुल मिलती होगी, क्योंकि उनके लीडर्स आके बैठ जाते तो सारों ने कहना है कि नहीं पहुँचो वरना हमें तो डांट पड़नी है कि पहुँचे क्यों नहीं थे। तो ये एक होता है कि जब लीडर होता है तो आपकी जितनी भी बाकी की टीम है वो पहुँची भी होती है। बल्कि अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी तकरीबन अभी जितनी भी इजलास हुए तो उसने अटेंडेंस की है, तो उसकी वजह से अपोजिशन और हुकूमत की तमाम जितनी भी MNAs होती है फुल अटेंडेंस होती है। तो ये और अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी किया है कि वो PM आवर भी रख रहे हैं, नहीं वो सेशन में एक दफ़ा जो है ना डायरेक्ट सवाल जवाब का वो करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जितनी कमिटमेंट से काम कर रहे हैं, पहली दफ़ा उसको चैलेंज बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर इकॉनमी पे बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब भी जिसने काम शुरू किया, जब क्रिकेट में था तो क्रिकेट की बहुत बुरी हाल थी, आप देख रहे उस वक्त देख रहे, तो वो क्रिकेट को उसने उस वक्त भी उस चैलेंज समझ के, और जो वर्ल्ड कप में जो टीम गई थी वो हारते जीत गई। आप देख लेना उसकी कितनी मैच तो अभी इस टीम के बारे में सभी यही कह रहे हैं ना, टीम बड़ी कमजोर है, एक खान साहब शायद बड़े अच्छे खिलाड़ी हो लेकिन टीम बड़ी कमजोर है। तो ये फिर मेरा ख्याल है कि 92 के वर्ल्ड कप से आप ले लें कि अगर टीम कमजोर थी और वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, तो मेरा ख्याल है कि ये इंशाल्लाह ये टीम कुछ करके देखो, कौम को एक चीज का तो एतमाद है, उसका पैसा गलत नहीं लगेगा, उसका पैसा करप्शन की नजर नहीं होगा, यकीनन उसके पैसे पे कोई बाहर जो है ना जायदाद नहीं बनाएगा। सही, कौन को ये इत्तेमाद है, और ये इत्तेमाद बहुत बड़ी बात है। सही। तो जनाब यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद
जो है मैं आपको कुछ इनके इलाके में जहाँ मैं गई हूँ सवाबी, वहाँ इन्होंने कितना काम किया है, कितने स्कूल्स बनाए हैं, कितनी कॉलेजेस हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बाहर से लोग आते हैं जो पढ़ाते हैं, और जो जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं स्विट्ज़रलैंड में बैठी हुई हूँ, यकीन माने वो स्टेडियम माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। PSL वहाँ होगा अगला। आप तो 3-4 महीने पहले वाली बात कर रहे हैं, तो अभी तो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, और उसमें गेम भी शुरू हो चुके हैं, गेम्स शुरू हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। अब आपने सोचेंगे जब आप ऐसे पहाड़ियों में स्विट्ज़रलैंड में बैठ के जैसे आप मैच देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरनेशनली मैच हमारे उस ग्राउंड में होगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल का बना है, खिलाड़ी ने बनाया, तो सोचो फिर कैसा होगा। ये लेके मैं जाऊंगी आपको इस ब्रेक के बाद, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब्बू जी जो हैं वो घर भर में भी टाइम देते हैं या सारा वक्त सियासत चलती रहती है? गिला रहता है इनसे मेरा अपने साथी तौर पे कि मतलब हमें टाइम नहीं मिल रहा। मुझे कभी बुरा लगता है कि ये लोग तो मम्मा के साथ नहीं है, तो मैं कभी मामा का साइड ले लेती हूँ, तो कभी बाबा का साइड लेती हूँ, तो बस इक्वल साइड ही नहीं लेते। बहुत बुरे हो यार तुम लोग। तो फाइनली हम लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल पर हैं और ब्रेकफास्ट का टाइम है, लेकिन यहाँ मिलवाना बहुत ज़रूरी है। सर के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी बड़ी बेटी यहाँ है। अब्बा के बारे में कुछ बताओ कि अब्बू जी जो हैं वो घर भर में भी टाइम देते हैं या सारा वक्त सियासत चलती रहती है? आपकी बात 99% तो ठीक है, क्योंकि पॉलिटिशियन है तो सारी मतलब सियासत चलेगी और आवाम के दरमियान ही सारे वक्त होते हैं। गिला रहता है इनसे मेरा अपने साथी तौर पे कि मतलब हमें टाइम नहीं मिल रहा, हम नहीं दे। तो तुम लोग कभी यूजुअली बैनर्स लेके खड़े हो जाया करो, हम भी अवाम हैं, हमारी भी सुनवाई हो, हम भी अवाम हैं, कभी ऐसा करो? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन दोस्ती बहुत ज़्यादा इनसे। अगर कोई बात हो तो मतलब इनसे मैं मनवाती हूँ ना कि बाबा ये बात है, ज़रा प्लीज़ आगे। अम्मा से नहीं कर सकती, बाबा से ही करती हूँ। अम्मा का लाडला ये होगा, बेटे जो होते हैं ना, माँ के लाडले। मैं इनसे डायरेक्ट बात करती, मैं कहती बाबा प्लीज़ ये बात है, प्लीज़ ये, या कोई ख्वाहिश, बाबा मुझे मेरी ये ख्वाहिश है, प्लीज़ आप पूरी कर दे, तो बाबा मतलब मना नहीं करते और राय इनसे मैं लेती हूँ। आपका सर खुद एक जो ताल्लुक, जो मैं आपकी हिस्ट्री देखती हूँ, तो आपका जो ताल्लुक है वो तालीम से बहुत जुड़ा हुआ। आप खुद एज प्रोफेसर, एज टीचर आपने वो भी किया, फिर आपका एजुकेशन से बहुत करीबी ताल्लुक है। घर में कितने स्ट्रिक्ट हैं आप? घर में इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, लेकिन लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ कि अबू मेरा स्ट्रिक्ट है, लोग बाहर कहते कहाँ का स्ट्रिक्ट है, इतना अच्छा है, इतना हमारे साथ भी इतना अच्छा होता है, आवाम के साथ अच्छा होता है। मैंने कहा मेरे इतना टाइम नहीं मिलता, इतना जब हम बाहर कंट्री चले जाते हैं उधर टाइम मिल जाता है, बस सारे महीना उधर एक साथ गुजार लेते हैं और उधर मज़ा आता है फिर एक साथ। वैसे घर में है थोड़ी सी तो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, है ना सर? हमारी अम्मी स्ट्रिक्ट है। अम्मी स्ट्रिक्ट है? ओ बस घर में से एक जो होता है ना वो डंडा होता है। अम्मी को मनाने के लिए क्या हुनर है? बस अबू को बोलते हैं कि अम्मी को मना ले। छोटी सी बात नहीं है, वो जानना बड़ा ज़रूरी कि तुम किसकी लाडली। उसने तो बता दिया वो बाबा के बहुत करीब है और बाबा से बड़े। तुम्हारा क्या है? कभी जेलसी होती क्या? आप ही की सारी बातें सुन लेते हैं, मेरी नहीं सुनते? मुझे कभी बुरा लगता है कि ये लोग तो मम्मा के साथ नहीं है, तो मैं कभी मामा का साइड ले लेती हूँ, तो कभी बाबा का साइड लेती हूँ, तो बस इक्वल साइड ही नहीं लेते। बहुत बुरे हो यार तुम लोग। ये है असल में सियासतदान। तो ये जनाब हमारा आने वाला मुस्तकबिल। सो लवली मीटिंग यू। जी जनाब, वेलकम बैक। वापस आ गए हम और बच्चों की बातें आपने सुनी, बच्चों की शिकवे सुने आपने। तो अब ये मेरा ख्याल है कि अब्बा जी को ना थोड़ा सा सीरियस होकर इस बात पे ज़रा आपको सोचना चाहिए कि सियासत सही, हर चीज़ ये आप मुल्क की खिदमत करें, इसके लिए हम आपको दोनों हाथों से सलाम करने, ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए कोई टाइम निकालने का कोई इसमें भी प्लानिंग डाल लें कि अब मैंने प्लानिंग करनी है, बच्चों के लिए टाइम निकालना किस तरह? बिल्कुल, बल्कि अभी मेरा है कि मैं बच्ची फैमिली को भी टाइम दूंगा, क्योंकि मतलब ज़िंदगी तो गुजर रही है ना जी, वापस तो नहीं इसने आना, रिवर्स पे नहीं आना। बच्चों के साथ भी अपना टाइम गुजारे ताकि वो भी, उनका हक है मेरे ऊपर जी। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला भी मैं अपना शेड्यूल पूरा उसको अपना टाइम भी दूंगा और उसके साथ थोड़ा रिलैक्स भी हुआ करूँगा। अभी हमें नाश्ते की टेबल पर फ़खर इमाम साहब ने ज्वाइन किया।
जो गोल्डन वर्ड्स इनके थे कैसे साहब के लिए, तो मैं वो चाहती नहीं थी कि वो सिर्फ मैं सुनूं, मैं चाहती हूँ कि वो आप भी सुने। तो सबसे पहले सर थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आवर शो, कि इस बहाने हमने एक दफ़ा फिर आपको घेर लिया। तो सिर्फ आप कैसे साहब के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें कर रहे थे कि ये आपको वाकई लगता है ट्रांसपेरेंट से आदमी है। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो इनको इस वक्त ओहदा कौम ने दिया है और उसका एक अपना ही मयार होता है और उसका अपना अंदाज सोच फ़िक्र होता है, और मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी बुनियादी स्ट्रेंथ होगी बतौर स्पीकर, कि ये जिस तरीके से इस हाउस को हैंडल करेंगे, मौके ये फराहम करेंगे मुख्तलिफ लोगों को कि वो अपना सोच और फ़िक्र का इजहार करें। और सबसे ज़्यादा हमारे ये जो कौमी असम्बली है, इसमें ऐसे ऐसे नेशनल इश्यूज़ आएंगे, इंटरनल इश्यूज़, जैसे अभी बजट आया था। आप खुद एक इस ओहदे पे भी रहे हैं और आपकी बेगम का शिकवा भी हमें आज तक याद है कि जब इनकी बेगम साहिबा आबदा हुसैन साहिबा खुद असम्बली का हिस्सा बनी थी, तो ये उस वक्त उन्हें बात करने का मौका नहीं देते थे, उन तक माइक ही नहीं जाने देता था। फ़खर इमाम जब स्पीकर थे वो मुझे बहुत कम बोलने का मौका देते थे। अब उनके डिप्टी स्पीकर थे वज़ीर जोगेज़ई, तो मैंने वज़ीर से कहा कि देखो वज़ीर, जब आप चेयर में बैठते हो ना तो मुझे फ़ौरन बुला लिया करो, क्योंकि मैं बहुत मुंतज़िर रहती हूँ बात करने को। बहरहाल मैं काफ़ी वोकल थी। तो हमने इनसे पूछा सर ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं घर में भी उनको सुनो और वहाँ भी उनको ये जो है इस वक्त की, उस दौर की आपने असेंबली भी देखी हुई, उस वक्त की ऑपोजिशन भी देखी हुई, उस वक्त के लोगों में एक ऑपोजिशन में और इस वक्त की ऑपोजिशन को जब आप देखते हैं और इस वक्त की गवर्नमेंट हुकूमत को जब आप देखते हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? उस वक्त असेंबली के जो नंबर्स थे बहुत कम थे, और उसके साथ उस वक्त वो नॉन पार्टी हाउस था और ऑपोजिशन छोटी थी पर बहुत वोकल थी। अब हम वॉच कर रहे हैं कि इसमें दो बड़ी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि वो किस तरीके से नेशनल इश्यूज़ को लाएंगे, क्योंकि डिबेट जो है वो एसेंस है पार्लियामेंट की। जहाँ आवाम की बड़ी हाई कहते हैं ना, हमारी तो उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, वहाँ आपके अपने लोगों की बड़ी उम्मीदें हाई होती जा रही हैं। बिल्कुल, मुझे एक खुशकिस्मती मेरी ये है कि फ़खर इमाम साहब भी हमारे साथ असम्बली में हैं और फमीदा मिर्ज़ा साहिबा भी है, या सादिक साहब भी है, तो मैंने सुगुर साहब भी है। सब मेरी कोशिश ये है कि इस पार्लियामेंट को जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन रोल है उसके मुताबिक चलाने में मैं इन लोगों का मशावरत, इनकी एक्सपीरियंस वो भी लेके जाऊंगा। और ख़ासकर फ़खर इमाम साहब हमारे लिए बहुत एहतराम के काबिल है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त, मैं फर्स्ट ईयर में था कि जब स्पीकर थे उस वक्त, तो मैं इसकी कार्रवाई, क्योंकि उस वक्त तो ज़्यादा टीवी नहीं था, पीटीवी पे हम देखते थे या ज़्यादा जंग अखबार को हम जो है ना पढ़ते थे, तो इसमें उसकी सारी कार्रवाई आ जाती थी और मेरे लिए एजाज़ है। और मैंने आज फ़खर साहब को तकलीफ भी इसलिए दी है कि मैं उसे कुछ चीज़ों पे मशावरे भी लेना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस इतना नहीं है, क्योंकि मैं 5 साल तो रहा हूँ, वो एक और कल्चर था, एक और इन्वायरमेंट था, यहाँ थोड़ा और इन्वायरमेंट है, तो मैं इनके मशावरत से जो चलाऊँगा। और मैंने इनके साथ एक बात की है, वेरी ग्रेट थिंग सर, ये लोग मानते नहीं हैं, वो सबको लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा मालिक हूँ और मैं ही सबसे बड़ा हीरो हूँ, मुझसे तो बेहतर कोई काम ही नहीं कर सकता। तो ये आपकी, वैसे ही आपकी शख्सियत की कितनी बड़ी बढ़ाई है कि अगर आपके सामने एक एक्सपीरियंस्ड आदमी बैठा है और वो आपके लिए एज हीरो भी रहा है, तो क्यों नहीं उसके एक्सपीरियंस से, जो मैं यकीनन इनकी, मैंने जब आबदा हुसैन साहिबा का इंटरव्यू मैं कहता, तो क्यों नहीं हम अपने पुराने लोग, जो मैं आपसे बात करती, एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते, तो आपने एग्जैक्टली वही बात की। मुझे जो मुख्तलिफ, क्योंकि इमरान खान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा इत्मीनान किया, बिल्कुल, और मैंने कहा कि अभी मैं अपने वालिदा के पास गया, मैंने उसे दुआ भी दी और मैं जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारा मुल्क और जो हमारा कौम जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, हमें बीइंग ए पॉलिटिशियन बहुत जिम्मेदार होकर काम करना होगा और हमें अपने आप से बाहर निकल कर कौमी सोच को अपनाना होगा। जब तक हम अपने आप को एज ए कौमी, क्योंकि हम इस वक्त एज ए सदके नहीं है, हम इस वक्त एक आवाम की नुमाइंदे हैं और उसकी लिए आए हैं
सिर्फ ये इसलिए नहीं कि हमें कोई बड़ा घर मिला, बड़ी गाड़ी मिली, सहूलियात मिले। हमारा ये देखा जाएगा कि जो हमें टाइम मिला है हमने उसमें क्या डिलीवरीज की, क्या रिफॉर्म दी, क्या आवाम को रिलीफ दी। होप्स हमेशा हाई और सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, तो क्यों नहीं होगा सर। इंशाल्लाह थोड़ा टाइम अब इस हुकूमत को भी दें, सब्र के साथ दें, इत्मीनान के साथ दें, जो इत्मीनान आपने दिखाया। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग है लेकिन मायूसी की नहीं। 342 पीपल्स अगर यहाँ हो और ये ढस 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 बज रहा हो तो आप सोचें कितना शोर होगा। ये वो मेरा ख्याल तारीखी जगह है जहाँ हमने बेनज़ीर साहिबा को भी बैठे हुए देखा। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने जितना आपके साथ मैं घूमी, सवाबी में भी, आपके इलाके में मैंने काम किया, लोगों का अब आपके साथ जो एक, क्योंकि वो आपने कर दिखाया है ना। एक चीज़ होती है जो मैं सिर्फ बातें करती रहूँ कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं ये फूल उगाऊँगी, मैं वो पौधा लगाऊँगी। आपने तो वो पौधे भी लगाए और उन पौधों में से फूल भी अब जो है वो खिल गए हैं, वो महक रहे हैं। अब आपके लोगों की जो नज़र आपकी तरफ उठती है तो उनकी नज़रों में आपको वो चाह क्या नज़र आती है? बिल्कुल ठीक बात है। देखें, काम तो कभी ख़त्म नहीं होती, बिल्कुल, और भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। हमारे इलाके में मेन इशू दो जो बड़े बड़े इशूज़ हैं वो गैस और बिजली का है। जी, बिजली का ये है कि वोल्टेज का हमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ जो आया तो मुझे भी पता चला कि जो वोल्टेज का हमारा प्रॉब्लम है उनका मेन रीज़न ये है कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वो बहुत कमज़ोर है। यानी अगर आपके पास बिजली होगी भी तो वो वहाँ पहुँच नहीं सकेगी, वहीं पहुँच नहीं सकेगी। तो अभी हमने ये फैसला किया है कि सबसे पहले वो ट्रांसमिशन लाइन को चेंज करेंगे और वहाँ एक बड़ा ग्रिड स्टेशन लगाएंगे 220 के इंशाल्लाह। तो ये इससे होगा कि वहाँ जो हमारे बिजली के वोल्टेज के मसले वो मसले इसके साथ इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। एक तो ये, दूसरी मेरी ये है कि गैस का जो पिछले दौर में हमने किया था अदालत के थ्रू, तो हम जितने भी इलाका जो हमारा गैस से महरूम है उसको हम गैस प्रोवाइड करेंगे। तो ये इस दफ़ा हमारा है टारगेट के, इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे इलाके से जो सबसे बड़ा हमारे पूरे देहात पे ये दरिया सिंध का पानी जो है ना ये बहता था। जी बिल्कुल। ये गाजी बरोता की वजह से इसको जो है ना दूसरी तरफ मोड़ा गया, तो अभी बहुत थोड़ा पानी यहाँ आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गए हैं। मतलब ये नहीं उसकी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया और मतलब पीने के पानी का मसला बन गया हमारे लोगों को, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। फिर जो बेले थे, बेलजात ख़त्म हो गए, लोगों ने काट दिए, इन्वायरमेंटल सीरियस प्रॉब्लम बन गया। तो इसको भी मेरा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला इसको भी हम कोशिश करेंगे कि इसको कैसे बहाल कर सकते हैं। लोग जो है ना वहाँ मछली पकड़ते थे, उससे रोजगार होता था, तो वो भी ख़त्म हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि इसको कोई तरीके से जो है ना वापस बहाल करें। अच्छा सर, जब आप यहाँ कौमी असेंबली में बैठते हैं तो एज स्पीकर आपकी बाकी जो सूबाई स्पीकर्स हैं या सूबाई असेंबलीज हैं उनके साथ कोई मशावरत वगैरह होती है? हाँ बिल्कुल, अभी भी इंशाअल्लाह ताला हमारा एक स्पीकर साहब आ रहा है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। और कल परमीदा मिर्जा साहबा से मेरी मुलाकात हुई थी, उसके साथ मेरी डिस्कशन हुई थी। सही। और इसके साथ साथ जो है ना दीगर भी हमारे जो आया सादिक साहब है उसके साथ भी मैं रेगुलर, मतलब मैं कोशिश है कि उन लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं और उनको जो प्रॉब्लम थे मतलब मैं उसको भी देख लूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक पार्लियामेंट को एक अपनी आईनी हदूद के अंदर एक मजबूत इदारा बनाऊं। सर ये तो बड़ा एक झटका सा ना, जो इमरान खान साहब कहते रहते थे और वो तो इजाफा करके ही दिखाने को तैयार है कि सूबाई सतह पर निचली सतह तक आपके पास जो है वो पावर होनी चाहिए। तो पहले तो ऊपर वाली खा जाते थे, पैसे आए गए कहाँ गए पता ही नहीं चला, सड़कें बन गई, इतनी सड़कें हमने देख ली, ऐसे कागजात पे इतनी बड़ी बड़ी सड़कें थी वो सिर्फ कागजात ही रही, लेकिन कभी भी ऑन ग्राउंड हमने वो सड़क नहीं देखी। तो अब ये जो वाले झटका पड़ गया है ना पुराने लोगों को कि अब तो ये निचली सतह तक जाएंगे और निचली सतह के लोग भी वो चुन के लेकर आए हैं। जैसे उस्मान बुज़दार साहब की ही अगर मिसाल है तो कोई सोच नहीं सकता था कि उस्मान बुज़दार साहब का जो बैकग्राउंड है और उस्मान साहब जैसा बंदा जो है वो वज़ीर आला पंजाब भी हो सकता है। मतलब हमने तो शहबाज साहब को इतने जूते बूट पहन के देखा है, कैप लगा के है, वो एक इतने सालों से एक ही शक्ल रही तो हमें भूलती ही नहीं, हमें उस्मान साहब के आगे भी कभी कभी वही शक्ल दिखने लगती है। खैर एनीवे ये तो ज़रा मजाक एक बात थी।
उनके मिजाज का एक तहम्मुल मिजाजी जो उनके चेहरे पे दिखती। अब जो लोगों को ये वाला झटका लगा है कि जी ये निचली सतह तक जाएंगे, जो फंड्स इंशाल्लाह आते भी हैं तो ये तो अब काम करना पड़ेगा, तो ये जो काम करने की मौत है सर, इसको कैसे ठीक करेंगे? हमें तो आदत ही नहीं रही, हम तो ना अहल कौम है, बिल्कुल माजरत के साथ, वो भी मेरी कौम ही है ना, तो हमें तो आदत नहीं है काम करने की, फिर डंडे के जोर पे करवाएंगे, क्या करेंगे? नहीं देखिए, कौम जो है ना, कौम लीडरशिप की तरफ देखती है, जैसे उसकी लीडरशिप होती है ना उसके मुताबिक वो अपने आप को अडॉप्ट करती है। हमारा कौम बड़ा अजीम कौम है, हम एक खुददार कौम है, और थोड़ा जो है ना अपने, जब उसको पता चल जाएगा ना कि हमारा लीडर जो है ना अपने लिए नहीं सोचता, अपने लिए पैसे नहीं बनाता, सिर्फ जो है ना अपने जायदादें नहीं बढ़ाता और अपनी कौम के लिए करता है, आप देखें कि कौम कैसे आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है, मतलब हमेशा भी जब भी कौम पे कोई क्राइसिस आई तो इस कौम ने बड़ापन दिखाया। जब ज़लज़ले आए तो आपने देखा कौम कैसे बाहर, कौम ने तो बड़ापन दिखाया, हमारे लीडर्स ने कभी बड़ापन नहीं दिखाया ना। आप देखें पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मेरा ख्याल है मेरे तो बचपन और जवानी से लेकर अब तक सिंध में सिर्फ पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है। एक MQM की थी जिसकी हड्डी थोड़ी सी टूटी है, शुक्र है गर्दन भी थोड़ी सीधी हुई है उनकी, लेकिन सर आप देखें उन्होंने ना अपने इलाकों में कभी काम किया, ना कराची में काम किया, और कराची आपका वो शहर है जो पूरे मुल्क को 95% कमा के देने वाला शहर है। कम से कम अब मैं चाहती हूँ कि एज गवर्नमेंट, जब वफाक में आप लोग बैठे हुए हैं, वहाँ आपके गवर्नर साहब इमरान इस्माइल साहब मौजूद हैं, तो अब ये कोई CM साहब के साथ और उनके साथ ये मशावरत रहेगी कि नहीं जी अब कराची के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें, खुदा के वास्ते उसका डिफेंस दिखना चाहिए। जो लोग इतना टैक्स पे कर रहे हैं, देखिए हर बंदा टैक्स नहीं चोरी करता सर, मैं टैक्स देती हूँ, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के बाहर की कम से कम सड़क तो साफ़ हो, सड़क तो ठीक हो, पानी अच्छा अगर मुझे नहीं दे रहे हो, पानी कुछ दिन बाद देना शुरू कर दो, लेकिन मेरी जो ज़रूरियात है, गैस तो मुझे दे दो, गैस की लोड शेडिंग तो ना करो। ये बड़ी बेसिक चीज़ों पे सर मैं बात करूँ, मेरे को बहुत बड़ी डिमांड्स की बात नहीं करी, लेकिन इन पे क्या चीज़ों पे काम होना शुरू होगा कुछ? देखिए पहली दफ़ा कराची को एक बहुत बड़ा पैकेज मिल रहा है, आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे तो कराची, क्योंकि कराची को जितना भी आप उसमें डेवलपमेंट काम करेंगे, क्योंकि वो एक किस्म पाकिस्तान का दिल है, अगर कराची में वहाँ बेकरारी होगी तो पूरे पाकिस्तान में बेकरारी होगी, बिल्कुल। और वो हमारा इकनॉमिक हब है, तो कराची को हर हाल में जो है ना ये हुकूमत प्रायोरिटी दे रही है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सबसे बड़ा पैकेज मैं कराची के लिए दूंगा, और कराची वालों ने जितनी मोहब्बत की है PTI के साथ, तो इससे इंशाल्लाह हम डबल उसके साथ मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़बरदस्त जी, मेरा ख्याल है कराची वालों इस बात पे खुश हो जाओ कि ये मोहब्बत हमें कहीं ज़ाया नहीं जा रही, जो तब्दीली का नारा हमने लगा दिया है वो तब्दीली आ गई है, और वो तब्दीली अब हमारे शहर में भी दिखना शुरू होगी। वो फंड्स जो कभी कुछ महदूद लोगों तक महदूद ही रह जाते थे, अब वो हमारे घरों के बाहर, हमारी सड़कों में, हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में दिखना शुरू होंगे। यही सबसे बड़ी तब्दीली है कि आपकी निचली सतह तक आपकी पावर को जो है वो दे दिया जाए। तो मेरा ख्याल है इसके लिए थोड़ा सा मज़ीद और इंतज़ार कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे जनाब, और आपको दिखाएंगे कौमी असम्बली, वहाँ का विज़िट कराएंगे। जनाब अब हम जा रहे हैं कौमी असम्बली, और यहाँ रुक के मुझे एक बात कहनी है सर, क्योंकि अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, ये आपका घर है, घर से निकलते हुए थैंक यू सो मच। नाज़रीन आज एक बात आपको खुल के बताऊँ कि अगर आप लोगों ने ये समझा कि इतनी बड़ी जो लंबी टेबल लगी हुई थी ये कोई स्पीकर हाउस का खर्चा हुआ है, तो यकीनन स्पीकर हाउस का खर्चा है, लेकिन असद कैसर साहब की जेब का खर्चा है। ये जो स्पीकर साहब, ये पहली दफ़ा मेरा ख्याल इनका स्टाफ भी इस बात पे को मानेगा कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में ये हो रहा है कि ये इनका घर है और इन्होंने इस घर को ओन किया है एज अपना घर जैसे ये चलाते हैं। तो ये इनका लंच तक इनके जो हाउस तक है ये यहाँ से जाता है। तो थैंक यू सो मच सर इस मेहमान नवाजी का, और इतना सिंपल आप खाना खाते हैं, मकई की रोटी और आपका जो है नाश्ता हो जाता है चाय से। तो मौला आपको इसी तरह सलामत रखे, सेहत दे, सलामती के साथ, और अच्छे काम करने की तौफीक इसी तरह। बहुत आइए सर प्लीज़।
जी, तो अब हमारा सफ़र जो है वो कौमी असम्बली की तरफ है और आज हम असम्बली को अंदर से भी देखेंगे। मैं इसे ज़रूर चाहूँगी क्योंकि आगे चल के हमारे पास बात करने का मौका नहीं मिले। इस वक्त जो आप अपनी आवाम से, अपने लोगों से जो भी कहना चाहते हैं वो ज़रूर कहें। मैं इतना कहता हूँ कि जो इस वक्त हम जिस हालात से गुजर रहे हैं पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग है, लेकिन मायूसी की नहीं। बिल्कुल। जब भी कोई चैलेंज आता है तो चैलेंज को जब आज़ाद कौमें होती हैं और जो खुददार कौमें होती हैं वो चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज करती है। तो इंशाअल्लाह ताला इस चैलेंज को हम अपॉर्चुनिटी में चेंज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। और सर आपने भी यहाँ कोई ख़ास अपना प्रोटोकॉल नहीं रखा, जो एक स्पीकर का प्रोटोकॉल होना चाहिए वही उतने भी आपने कोई टू टाँटी टानी मचाते हुए लोग जा रहे हैं पता चल जाए जी हाँ कौन रहा है। हाँ बिल्कुल, अच्छा लगता है जी। ये जितना सिंपल रहे बंदा उतना ही ज़्यादा वो ठीक भी रहता है ना, भी नज़रों में आने वाली बात है। बिल्कुल, वो अच्छा लगता है। और मैं जो है ना इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ एक गाड़ी होती है एक्स्ट्रा, वो सिक्योरिटी का, और मतलब रिलैक्स महसूस करता हूँ। कभी कभी अपनी गाड़ी में बाहर निकल के अपने यार दोस्तों से मिलता हूँ तो और अच्छा महसूस होता है। तो भी बड़ा अच्छा महसूस होता होगा कि आप जब बड़ी कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि गर्दन में सरिया आ गया, लेकिन वो नहीं है, आपकी पर्सनालिटी में ही नहीं है सर। तो वो मेरा ख्याल है कि वो भी एक अच्छी फीलिंग है कि जो हमारा दोस्त था वो आज भी वैसे ही दोस्त है जिसको हमने एज फ्रेंड पहले सूबाई असेंबली में दिया और अब ये कौमी असेंबली में बैठते हैं। तो वो एक है। बच्चों के साथ भी इसी तरह टाइम स्पेंड होता है जी। क्या वो तंग आ जाते हैं, भाई ये क्या पीछे साथ क्या बाबा चल रही है हमारी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है। नहीं, जब मैं अपने बच्चों के साथ होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है, रिलैक्स हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। थोड़ी जो रूटीन की आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो जाती है। क्या चीज़ ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड करती है सर अब आपको? मैं तब की बात नहीं करी, इस वक्त ये जो 60 दिन अब कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह, इनमें सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन किस बात पे बढ़ती है और फिर आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं? मैं समझता हूँ कि जब हम सब अपने अपने काम से इंसाफ करेंगे, मामले आगे बढ़ेंगे, मुझे फ्रस्ट्रेशन इस वक्त हो जाती है कि हर एक ये समझता है कि मैं तो ठीक हूँ, बाकी सारे जो ख़राब है। अपनी बारी में सब वकील बन जाते हैं, दूसरे की बारी में जज बन जाते हैं। सबसे पहले अपने से शुरू करना चाहिए। और जब दूसरे पे कोई कहता है कि अच्छा वो ठीक नहीं कर रहा, तो पहले आप देख लें कि आपको ठीक कर रहे हैं। हम सब ने मिल के, अगर कोई MN है, MP है, सेनेटर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई आर्मी में है, कोई दीगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पोजीशन में है, आवाम है, जो भी है, हर एक की अपनी कंट्रीब्यूशन है। वो हर एक अपने किरदार से इंसाफ करे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। ये आप अपने चैम्बर से निकले, ये वो दरवाज़ा खुलता है, यहाँ से वो काला कोट पहन के आप यहाँ एंटर हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। और ये सामने सारे लोग, मेरे ख्याल बिलावल भुट्टो जरदारी सब यहाँ होते हैं, जरदारी सब यहाँ होते हैं। ये वाला जो एरिया, ये मेरा ख्याल है उनका शहबाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ और ये प्राइम मिनिस्टर साहब है। ये हुकूमत इस तरफ बैठती है और अपोजिशन इस तरफ बैठती है। आपके कांधों में बहुत बड़ा बोझ है सर, एक तरफ इधर का बोझ है, एक तरफ इधर का बोझ है, इधर करप्शन के साथ भी बोझ बड़ा हुआ है सारा। तो ये जो एक चीज़ है, और फिर जब यहाँ ये वाली चीज़ बजती रही, मैं आपको बताई तब मज़े की, ये जब बजना शुरू होता है, आप सोचें यहाँ हाउस में से कितने टोटल लोग होते हैं? जो 342 है, लेकिन इस वक्त कुछ बाई इलेक्शन हो रहे हैं तो तब पूरी हो जाएगी। तकरीबन 11 रजिस्टर पे इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि 342 पीपल्स अगर यहाँ हो और ये ढस 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 बज रहा हो तो आप सोचें कितना शोर होगा। और उस शोर में कभी कभी आवाज़ नहीं आती। तो हमने जब प्राइम मिनिस्टर साहब की अनाउंसमेंट हुई थी और जब अपना खिताब कर रहे थे तो हमने बड़ा एग्रेसिव अपने PM को देखा। तो अब आप सोचिए कि इतने शोर में आपको अपने कान में आवाज़ ना आ रही हो तो किसी दूसरे तक कैसी आवाज़ आएगी? तो वो नेचुरली एक जज्बात भी होते हैं और वो आपको अपनी आवाज़ पहुंचानी भी होती है। यहाँ पे वो सिस्टम अच्छा है, एयरफोन्स भी हैं अपने जी। अगर आपने
यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी आपको अगर कोई मेंबर सुनना चाहे, और अगर कोई मेंबर इंग्लिश में बोल रहा हो तो उर्दू ट्रांसलेशन, तो हर एक में ईयरफोन रखे हुए हैं, हर एक के पास हो। सही तमाम सिस्टम्स के साथ वर्ड अटैच्ड है। ज़बरदस्त। तो जनाब फाइनली हम, मेरा ख्याल है आज कौमी असेंबली आप लोग वैसे तो टीवी पे देखते रहते हैं, ब्यूटीफुल, मैं चाहूँगी ज़रूर दिखाएं। कभी ये आप तो इतने से कभी सोचा कि इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करें या कुछ नया बनाएं इसके अंदर? ज़रूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत है ये। और जो ऊपर की गैलरीज हैं इसमें ये सहाफ़ी लोगों के लिए या गेस्ट? ये साइड सहाफ़ियों की है जी, बाकी गेस्ट, ये गेस्ट की है। और गेस्ट वो जो हमारे मिनिस्टर्स के साथ हों या नॉर्मल गेस्ट भी? मतलब मैं भी आके बैठ सकती हूँ अगर मैं चाहूँ कि आज की मैं का इजलास में देखना चाहूँ तो वो मुझे मिलेगी जी। और उसके लिए मुझे किस तरह आप लोगों से परमिशन लेनी होगी? स्पीकर साहब इजाज़त देती हैं। थैंक यू सो मच। आपका अपना कार्ड होना ज़रूरी है। ये वो सीट है जिस पे आप अक्सर और पेशतर जब कैमरा कट होता है तो इधर जरदारी साहब बैठे हुए होते हैं, इधर जरदारी साहब होते हैं या बिलावल भुट्टो साहब। मैंने अक्सर इधर बिलावल होते हैं, इधर देखें सर मैं कितनी नज़र रखती हूँ, ऐसी नहीं मैंने अपने घर में पार्लियामेंटेरियन चैनल लगाया। या जरदारी साहब, ये बिलावल साहब होते हैं। और फिर हम जब यहाँ से चलना शुरू होते हैं तो ये जो शहबाज शरीफ साहब की जो सीट है वो इस तरफ आती है, जिसमें वो झूल के बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं। और अब जब हम इस सीट पर आते हैं तो हमारे द ग्रेट पीएम साहब यहाँ होते हैं, है ना सर? मैंने सही कहा, पीएम साहब होते हैं। फिर उनके साथ फिर उनकी पूरी काबीना जो ऑलमोस्ट चलती है वो तो आप देखते हैं, है ना? ये वो मेरा ख्याल तारीख़ी जगह है जहाँ हमने बेनज़ीर साहिबा को भी बैठे हुए देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारी शक्लें बदलती रहीं। बड़े अरसे बाद एक ख़ानदानी शक्लों को हटा के एक ऐसी शक्ल आई है जो अवाम के दिल से निकल कर आई है, और वो है इमरान खान साहब की। हमारा पीएम इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं वो यहाँ बैठे हैं। और ये पहली दफ़ा मेरा ख्याल है हिस्ट्री में हो रहा है कि जब ख़ानदानों से निकल के, विरासतों से निकल के जो सियासत है वो अवाम में आई है, और अवाम ने इलेक्ट किया, सेलेक्ट किया और अपने पीएम को इस कुर्सी तक पहुँचाया। और जो हमने पहुँचाया है वो हम उनसे लेके रहेंगे, क्योंकि हमें यकीन है जो वो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। थैंक यू सो मच असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पूरा वक्त गुजार के। और ये जो लाइटें इस वक्त झिलमिलाई हैं, क्या मज़ा आया इनमें। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। पूरा सवाबी घूमा, आपका वो काम देखा हमने, और यकीनन इस वक्त मेरे उन तमाम व्यूअर्स ने देखा जो इस वक्त ये शो देख रहे हैं। आपने जितनी मेहनत अपने इलाके में की, अपने लोगों के लिए की, हमें यकीन है कि इस सीट पे बैठकर आप चाहेंगे कि पूरे मुल्क तक आपका काम पहुंचे। इंशाल्लाह, है ना? कुछ दो वर्ड्स अगर आप कहना चाहें तो। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है और मैं ये मौका अपने अवाम के लिए सर्व करना चाहता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है और अल्लाह से दुआ है कि मैं वो काम करूँ कि वो अपनी कौम के लिए खुशियों का, राहत का और उनके लिए कोई आसानी पैदा हो। और मैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाथ इलाही आमीन। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ये पूरी टीम का सर आपका बहुत शुक्रिया, मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आप सबका। एक दफ़ा वंस अगेन हमने आप लोगों को बहुत तंग किया। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी जनाब नेक्स्ट संडे, नए मेहमान, नई जगह, नई गुफ्तगू के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए सादिया इमाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।